गुड इवनिंग बच्चों, बिल्कुल दुरुस्त होंगे, सही होंगे। तो आज का जो क्लास है थोड़ा सा आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दिया जा रहा है, लेकिन आज का ही क्लास है, आप चिंता नहीं करिए। लेकिन इस क्लास में थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं कि आज किसी कारणवश हम मौजूद नहीं हैं, तो आपका समय बहुत कीमती है और समय को ध्यान में रखते हुए हम नहीं सोचे कि आपका क्लास सफ़र करे और आप ही के हित के लिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं। आपके हित के लिए, बात को समझिए। जो नए बच्चे ज्वाइन किए ना उनको नहीं पता चलता, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको पता है कि सर हमारे लिए क्या क्या सोचते हैं। तो आप भी हमसे जुड़े हैं तो आपको भी फायदा होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। हम डिक्लेयर नहीं बोल सकते, तो इसलिए प्लीज़ आपके हित के लिए ही बाहर जा रहे हैं। तो संभवतः कल हम आ जाएंगे तो कल क्लास लेंगे, नहीं तो कल नहीं होगा तो फिर परसों होगा। आप ये बात नहीं बोलिएगा कि सर आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हैं। धैर्य थोड़ा सा रखना है, ठीक है। हम फिर एक बार रिपीट कर देते हैं कि हम आपके हित के लिए क्लास थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करके जा रहे हैं, ताकि आप क्लास कर लीजिए अच्छा से, आपका क्लास सफ़र नहीं करे। अब हित क्या है वो तो बाद में पता चल जाएगा, वो खुद पता चल जाएगा। चलिए अब चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हम लोग नेम रिएक्शन हड़बड़ा के नहीं पढ़ना है। 3 पिछले क्लास में पढ़े थे, फिर कल के क्लास में हम लोग 2 पढ़े थे। अब आइए आज भी 3-4 जो भी होता है कर देते हैं, क्योंकि इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, उसी दिन जिस दिन क्लास करते हैं उसी दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत फायदेदायक हो जाएगा, ठीक है। तो नेम रिएक्शन में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ चुके, क्लीमेंसन रिएक्शन पढ़ चुके, विलियमसन सिंथेसिस पढ़ चुके, रोसेनमंड रिडक्शन पढ़ चुके, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ चुके। अब आइए आज हम लोग पढ़ते हैं केनी-जारोज रिएक्शन। केनी-जारोज रिएक्शन, तो ये केनी-जारोज रिएक्शन जो है इसको हम लोग जरा सा जानते हैं। केनी-जारोज रिएक्शन को हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए केनी-जारोज रिएक्शन जो है इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं। यहां पर स्पेस नहीं है, लेकिन हम कहीं पर लिख देते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहते किसको है, या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कहा किसको जाता है, बताया हुआ है आपका। एक बार हम लोग पढ़े थे फास्फोरस का हैलाइड पढ़ रहे थे, तो उस समय में भी डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। जहां क्या हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस होता हो एक साथ, तो वैसे केमिकल रिएक्शन को ही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो यहां पर केनी-जारोज रिएक्शन जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी दिखाता है। यहां पर क्या होगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन भी होगा, सेल्फ रिडक्शन भी होगा, स्वतः ऑक्सीकरण भी होगा, स्वतः अवकरण भी होगा। वो कैसे होगा अभी हम थोड़ी देर में समझा रहे हैं। आप पहले इसको समझिए कि एल्डोल कंडेंसेशन जब कल पढ़े थे, तो एल्डोल कंडेंसेशन में पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यह अल्फा कार्बन वाला एल्डिहाइड या अल्फा कार्बन वाला कीटोन प्रदर्शित करता है एल्डोल कंडेंसेशन। पूरा पढ़ लीजिए। पूरा पढ़ लेने के बाद फाइनली लास्ट में हम सबको एक बार रिवाइज कराएंगे, तो ट्रिक पर भी याद करवाएंगे इसको। पहले इसको कर लीजिए, पर डे 2-3 हम नेम रिएक्शन करा रहे हैं, सब पढ़ लीजिए। उसके बाद फाइनली जब वही 10-12 ठो है शायद आपके सजेशन में हम दिए हुए हैं, वो जब करा देंगे तो लास्ट में क्या करेंगे, आपको हम सबको ट्रिक पर एक बार रिवाइज करा देंगे, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। लेकिन इसको अभी ये नहीं कि सर ट्रिक देंगे तब दिमाग में सेट करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। इतना सा को तो प्रैक्टिस करना ही करना है। तो आइए, एल्डोल कंडेंसेशन जो होता था अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड में होता था, अल्फा हाइड्रोजन वाले यौगिक में होता था। लेकिन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड होना चाहिए। कीटोन तो खैर इसको भूल ही जाइए, कीटोन में संभव नहीं है। तो बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड में यह रिएक्शन होगा, केनी-जारोज रिएक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, बिना अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड जो होगा उसमें होगा केनी-जारोज रिएक्शन। कैसे होगा और क्या होगा इसको हम समझाने जा रहे हैं आपको। आप खाली सिर्फ ध्यान दीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा और पेशेंस बना के रखिएगा। फालतू का चैटिंग नहीं करना है, आप समझिए, पहले बहुत ध्यान से समझिए, उसके बाद हम बहुत आसानी से आपको समझा देते हैं। पहले हमको यह समझना होगा कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड हो कौन सकता है। आपको
पिछले क्लास में बताए थे कि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है तो ये फंक्शनल ग्रुप को उसमें नहीं गिना जाता है। फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो या ना हो, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बाद वाला बीटा, उसके बाद वाला गामा, उसके बाद वाला डेल्टा, ओमेगा वगैरह वगैरह चलते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि अल्फा कार्बन ये है, लेकिन यदि यहां देखिए एल्डिहाइड में यदि एक कार्बन वाला एल्डिहाइड ले ले फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड में ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो यहां पर कार्बन है ही नहीं। जब कार्बन होगा अल्फा तब इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो चूंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ही नहीं फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ माने कार्बन है ही नहीं, तो फिर उससे हाइड्रोजन नहीं जुड़ा, ये तो डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ा है। यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है इसलिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन होगा तब उससे यदि हाइड्रोजन जुड़ेगा तब वो अल्फा हाइड्रोजन का, ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये सभी अल्फा हाइड्रोजन है। तो फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, और कोई कंपाउंड हो सकता है एल्डिहाइड का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और कोई तो कंपाउंड हो सकता है एल्डिहाइड का जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। आइए बेंजल्डिहाइड का भी नाम सुने आप लोग, बेंजीन में एल्डिहाइड, ये देखिए बेंजल्डिहाइड मान लीजिए। तो यहां भी तो कार्बन है, लेकिन पहले मेरी बात को समझिए। यहां कार्बन है, ठीक है, हम संतुष्ट हैं आपसे। देखिए कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4, 1 2 3 1 4, ये कार्बन है 4, और यहां पर एल्डिहाइड लग गया। तो फिर से समझिए जरा सा, ये एल्डिहाइड हो गया फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन। इस बार अल्फा कार्बन है, यहां पर तो अल्फा कार्बन भी नहीं है, यहां पर अल्फा कार्बन है, लेकिन कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड हो गया, तो इसमें 5वां बॉन्ड से तो हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, जो कि अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो अल्फा कार्बन बहुत जरूरी नहीं है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होना जरूरी है, यानी अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। तो यानी बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला कंपाउंड हो गया फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये सब जो है ये केनिजारो रिएक्शन को दिखाएगा। ये कैसे दिखाएगा केनिजारो रिएक्शन? तो इसको जरा सा समझना होगा। ये केनिजारो रिएक्शन कैसे दिखाएगा इसको जरा सा आप लोग समझ लीजिए। देखिए करना कुछ नहीं है, ये बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड है। मान लीजिए कि फॉर्मल्डिहाइड ही ले लिए, मान लिया जाए फॉर्मल्डिहाइड ही ले लिए। इसमें क्या करना, वहां पर क्या करते थे, यहां पर एल्डिहाइड जब लेते थे तो यहां पर डाइल्यूट NaOH या KOH लेते थे, डाइल्यूट NaOH या KOH कल बताए थे, डाइल्यूट। लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां पर डाइल्यूट लेते थे, कीटोन के केस में बेरियम हाइड्रोक्साइड नहीं तो ऐसे जनरली डाइल्यूट NaOH लेते थे 10%। लेकिन यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कॉन्क NaOH लेंगे, कॉन्क 50% NaOH का सॉल्यूशन लेंगे, या NaOH या KOH कुछ भी ले सकते हैं। NaOH नहीं लीजिएगा तो KOH ले लीजिए, जनरली हम लोग NaOH लेते हैं, लेकिन KOH भी ले सकते हैं। NaOH या KOH का सॉल्यूशन 50%, यानी 50% ही NaOH होगा, बाद बाकी सॉल्वेंट होगा। तो 50% NaOH का हम लोग सॉल्यूशन लिए, तो यानी ये हो गया कॉन्क NaOH, क्योंकि इसमें क्या है कि NaOH की मात्रा अधिक है। और इसमें अब क्या किए, फॉर्मल्डिहाइड को डाल दिए, यदि फॉर्मल्डिहाइड नहीं डालिएगा तो बेंजल्डिहाइड डालिए, दोनों में जो डालना है डाल सकते हैं। तो हम लोग दोनों डाल करके देख लेते हैं, चलिए पहले हम लोग फॉर्मल्डिहाइड मान लीजिए डाल दिए। तो यदि फॉर्मल्डिहाइड डाले तो देखिए, तो ये फॉर्मल्डिहाइड है। यदि हम लोग इसको ऐसे लिख दें, फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। चलिए, तो फॉर्मल्डिहाइड का 2 अणु, या तो यहां 2 लगा दीजिए और नहीं तो 2 बार लिख दीजिए, फॉर्मल्डिहाइड का 2 अणु, ये फॉर्मल्डिहाइड का 2 अणु। जब इस फॉर्मल्डिहाइड को हमने डाला तो फॉर्मल्डिहाइड का कई अणु डाले होंगे, तो उसी में से 2 अणु फॉर्मल्डिहाइड का NaOH बोलिए या KOH बोलिए। ठीक है, तो कौन NaOH या KOH जो 50% 50% समझ जाइएगा। ठीक है, के साथ स्वतः अभिक्रिया कर लेगा, सिर्फ इसके साथ इसको गर्म कर दीजिए। इस परखनली में, इस बर्तन में जो आपने लिया, मैंने क्या लिया आपने, इसमें क्या लिया आपने, एल्डिहाइड लिया, और इसमें 50% NaOH आपका सॉल्यूशन डाल दिए। तो जब इसमें डाल दिए 50% NaOH का सॉल्यूशन, यानी कौन NaOH डाल दिए, ठीक है, या KOH डाल दिए, और डाल करके इसको जब गर्म करेंगे तो स्वतः ये आपस में अभिक्रिया कर लेगा। और ये जो स्वतः आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, यह जो स्वतः आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, इसको जरा सा समझिएगा। यदि इसको हम लोग ऐसे लिखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यदि इसको हम लोग ऐसे लिखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
ये देखिए ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसको ऐसे लिख देते हैं, या जो 2 हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्ड है ना। तो अब आइए जरा सा, इसका जो 2 बॉन्ड है तो रियल में बॉन्ड खुलता नहीं है, बल्कि क्या होता है कि यहां पर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हम लोग शॉर्टकट में कल भी बोले थे, इससे पहले क्योंकि मैकेनिज्म वगैरह सब चर्चा हो चुकी है। तो मान लीजिए इसका पाई बॉन्ड खुला, तो ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली, कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खाली, कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो गया। यहां तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिएगा जरा सा क्या होगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, बहुत आसानी से आप समझ जाइएगा, आपको हड़बड़ाना नहीं होगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आकर के बैठ गया, हाइड्रोजन आकर के बैठ गया। देखिए क्या बन गया, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल बन गया। देखते चलिएगा, मिथेनॉल। अभी रुकिए थोड़ा सा हड़बड़ाइएगा नहीं, आप लोगों कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए जरा सा, अब यहां क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है। एक तो मिथाइल अल्कोहल में बदलेगा, दूसरा यहां क्या हुआ, यहां क्या हुआ इसको समझिए। तो इसको जरा सा समझ लीजिए। तो मान लीजिए कि ये H है, C, ये डबल बॉन्ड O को ऐसे ऊपर लिख देते हैं, ये डबल बॉन्ड O को ऊपर लिख देते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, बोलिए डबल बॉन्ड हो गया। तो ये कार्बन से हाइड्रोजन हटा है, क्योंकि यहां 2 हाइड्रोजन ना यहां गया तो एक बॉन्ड खाली हुआ, और ये एक H तो इसका भी यहां आया, 2 हाइड्रोजन यहां आया है, तो ONA जाकर बैठ गया। देखिए हम मैकेनिज्म के साथ नहीं बता रहे, यहां पर जोड़ करके बता रहे, मैंने सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कैसे जुड़ा, क्योंकि अभी यदि उतना कीजिएगा तो फिर टाइम लगेगा आपको। कैसे समझिए, मान लीजिए ऐसे समझिए, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन यहां आके बैठ गया, ठीक है। अल्कोहल में बदल गया, तो यहां से हाइड्रोजन हटा तो ONA बच गया, और यहां से भी हाइड्रोजन हटा तो इसी बॉन्ड खाली जो हुआ उसी पर ONA आकर बैठ गया। तो ये स्वतः हुआ, सिर्फ करना क्या पड़ा, एल्डिहाइड में ये फॉर्मल्डिहाइड यदि है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड का 2 अणु है। जब इसमें कॉन्क NaOH या KOH डाल करके गर्म किए, तो एक अणु का देखिए, एक अणु में क्या हुआ, हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ गया, और हाइड्रोजन जब जुड़ा, हाइड्रोजन इससे आकर के जुड़ा, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, यानी एक अणु का रिडक्शन हुआ किसमें, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ मिथाइल अल्कोहल में, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया मिथाइल अल्कोहल में। और दूसरा जो अणु है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। कैसे समझे ऑक्सीडेशन हुआ, देखिए एक तो हाइड्रोजन हटा तब भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, है ना। तो हाइड्रोजन हटने से भी तो ऑक्सीडेशन होता है, और ये ONA जाकर के उस पर बैठ गया। तो यदि यहां पर H रहता और यहां पर यदि H रहता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, एसिड हाइड्रोजन त्याग दिया, और यहां पर क्या हो गया, Na बैठ गया, तो ये सॉल्ट बन गया, क्योंकि वहां से एसिड के द्वारा प्रोटॉन त्याग देने पर सॉल्ट बनेगा। तो ये सॉल्ट बना, और ये हो गया, ये सॉल्ट बन गया, और ये हो गया सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट यानी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फॉर्मिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड को कॉन्क NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो एक अणु बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड का एक अणु अल्कोहल में रिड्यूस्ड होता है, यानी एक अणु का अवकरण होता है अल्कोहल में, और दूसरे अणु का कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इसको और अच्छा से क्लियर करने के लिए दूसरा एग्जांपल भी अभी हम लोग लेने जा रहे हैं, लेकिन पहले समझ लीजिए। जब बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड में ऐसे यहां लिखा हुआ फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन अभी हम आपको बताए थे कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ साथ बेंजल्डिहाइड भी ले सकते हैं। तो जब बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड की अभिक्रिया कॉन्क NaOH या KOH, कॉन्क 50% होना चाहिए, कॉन्क NaOH या KOH से कराई जाती है, तो उसके एक अणु का रिडक्शन अल्कोहल में, एक अणु का रिडक्शन हो गया अल्कोहल में, दूसरे अणु का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में होता है। दूसरे अणु का, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड टर्म क्यों बोले, पहले समझिए कार्बोक्सिलिक एसिड बोलने का सेंस क्या हुआ। अभी आप फॉर्मल्डिहाइड लिए तो फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट बना, जब बेंजल्डिहाइड लीजिएगा तो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनेगा ना, तो इसलिए हम लोग यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बोल दिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक एग्जांपल लिए हैं कि बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड की जगह बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, इसलिए लैंग्वेज में हम लोग लिखे दूसरे अणु का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में होता है। तो यहां पर एक अणु का रिडक्शन हुआ और दूसरे अणु का ऑक्सीडेशन हुआ, और जब
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है तो उसी को कहता है डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, तो डिस्प्रोपोर्शियोनेट बोलिए या डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो कभी यदि आपको ये नहीं पूछे केनिजारो रिएक्शन बतावे, बल्कि बोल दे एल्डिहाइड का डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन बताइए, तब आप ये बता सकते हैं डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन, यानी केनिजारो रिएक्शन ही आपको मांग रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड का अणु, एक एल्डिहाइड, ये भी फॉर्मलेट ये भी फॉर्मलेट, एक एल्डिहाइड के अणु का कॉन्केनेज द्वारा गर्म करने पर एक एल्डिहाइड अणु का रिडक्शन किसमें होता है, अल्कोहल में, जबकि दूसरे एल्डिहाइड अणु का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कार्बोक्सिलिक एसिड के लवण में होता है, सोडियम लवण या पोटेशियम लवण में होता है। यदि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीजिएगा तो वहां पोटेशियम हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल और हम लोग ले सकते हैं, मान लीजिए यहां पर हम लोग ले लें बेंजल्डिहाइड, यहां पर हम लोग ले लें बेंजल्डिहाइड, यहां पर हम लोग ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। तो यदि आप बेंजल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड, ये देखिए बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड है। तो इसको हम लोग बेंजल्डिहाइड जो है, रहने दीजिए या नहीं तो इस तरह से लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। यदि इस तरह बेंजल्डिहाइड लिखेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये भी तो बेंजल्डिहाइड ही है, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड का कितना अणु है, 2 अणु है, तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ये देखिए बेंजल्डिहाइड का 2 अणु लेने जा रहे हैं, ठीक है, बेंजल्डिहाइड का 2 अणु, एक ऐसे लिख दिए, ये भी चलेगा, ऐसे लिख दिए तो क्या दिक्कत है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब आइए, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखिए, किसी भी तरह लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक। तो बेंजल्डिहाइड का 2 अणु है, बेंजल्डिहाइड, और बेंजल्डिहाइड के साथ क्या मिला दिए, ये इसमें भी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि इस कार्बन में भी, यहाँ पर ये जो कार्बन, ये तो फंक्शनल ग्रुप, ये कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके साथ डाइल्यूट NaOH या सॉरी डाइल्यूट नहीं, कॉन्क NaOH या आप नहीं लिखिएगा 50% तो कॉन्क लिख दीजिएगा, कॉन्क NaOH या KOH डाल दीजिए और इसको गर्म कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, गर्म। और जब गर्म करिएगा तो क्या होगा, बस वही कहानी बनेगा। यहां पर क्या होगा बोलिए, ये अभी तुरंत पढ़े, ये देखिए क्या होगा, यहां पर CH डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड खुला, पाई बॉन्ड खुला, अब 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन, एक यहां आकर के बैठ गया, थोड़ा नीचे कर देते हैं, एक यहां बैठ गया, ठीक है। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया देख लीजिए, क्या है ना, अब यहां देखिए दूसरा में क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहां से तो H हट चुका है, वो यहां आकर के बैठ गया, तो यहां पर से भी H एक हटा, वहां गया, तो यहां हो गया ONA, ONA। तो यहां देखिए, यहां पहले इसको देखिए, इसका नाम क्या, ये देखिए, तो आप पढ़े हुए हैं, नाम लिखने में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये टोल्यूइन है, ये क्या है, टोल्यूइन है। जब टोल्यूइन से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो बेंजाइल बन जाता है, 2 हटाते तो बेंजल, 3 हटाते तो बेंजो, ये बेंजाइल हो गया। और बेंजाइल में OH बैठ गया तो बेंजाइल अल्कोहल, तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल बन गया, ये आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल। और वहां क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, आप ही सोचिए, यहां पर क्या हो गया। यदि मान लीजिए, जरा सा समझ लीजिए, ये ऐसे रहता COOH, तो बेंजोइक एसिड, लेकिन बेंजोइक एसिड से हाइड्रोजन हटा और उसके जगह Na बैठ गया, तो क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम, क्योंकि एसिड से हाइड्रोजन हट गया तो एस्टर बन गया, 8 लग जाएगा, सोडियम बेंजोएट बन गया। तो यहां भी क्या हुआ, एक बेंजल्डिहाइड के एक अणु का रिडक्शन हुआ बेंजाइल अल्कोहल में, और दूसरे अणु का ऑक्सीडेशन हुआ सोडियम बेंजोएट में हुआ, ठीक है। तो ये आपका था केनिजारो रिएक्शन, केनिजारो रिएक्शन। तो केनिजारो रिएक्शन भी आप जान गए, केनिजारो रिएक्शन क्या था, फिर से समझ लीजिए। When without alpha hydrogen containing aldehyde, formaldehyde or benzaldehyde react with conc NaOH or KOH, then their one molecule reduced into alcohol, one molecule reduced into alcohol, and second molecule oxidized into salt of carboxylic acid. दूसरा मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए इसको
डिस्प्रोपोर्शियोनेशन रिएक्शन भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए जल्दी से, जिन बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ले लिए? चलिए नेक्स्ट की ओर चलें, नेक्स्ट की ओर चलें। आइए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम एक एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। हम तो पूरे ऑर्गेनिक में से कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्सन बताए हैं, कन्वर्सन का जितना रिएक्शन उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, बताए हुए बहुत सारा। और उसके बाद ये जो अभी नेम रिएक्शन बता रहे हैं इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और उसके बाद कुछ डिफरेंस है जो कि उस दिन बताए थे, मैंने उस सजेशन में दिया हुआ, वो भी प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक, और इधर हम लोग का ऑब्जेक्टिव चल ही रहा है। चलिए बच्चों जल्दी करिए, बहुत अच्छा। चलिए अब आगे की ओर बढ़े, वेरी गुड, बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट की ओर चले, चले नेक्स्ट की ओर, वेरी गुड। चलिए अगला क्या है, वुर्ज रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। वुर्ज रिएक्शन कई सेंस में इंपॉर्टेंट है। एक तो कन्वर्सन में बार बार जरूरत पड़ता है, जब डबल करना होता है, कार्बन की संख्या बढ़ाना होता है, तो उसमें भी यूज करते हैं। डबल कार्बन वाला एल्केन बनाने में ये भी पढ़े हैं, ये तो आप लोग के मुंह पर है, ये तो भूल ही नहीं सकते हैं। माने धन को दुगुना करना, एक तरह से यही समझ लीजिए। तो आइए, वुर्ज रिएक्शन तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, तो इसमें विशेष हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। क्या करेंगे, देखिए कोई भी एल्काइल हैलाइड है, बस एक टेस्ट ट्यूब में एल्काइल हैलाइड ले लिए, और एल्काइल हैलाइड में सोडियम धातु डाल दिए, और सोडियम धातु डाल करके ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको गर्म कर दिए। और ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो एल्काइल हैलाइड का दो दो अणु आपस में जुड़ेगा। तो या तो यहां पर 2 लिख दीजिए, और यदि 2 नहीं लिखेगा तो इसको अच्छा से समझाना चाहते हैं तो 2 बार लिख दीजिए एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यह है एल्काइल हैलाइड। मैकेनिज्म वगैरह देखना है तो कन्वर्सन में इसका मैकेनिज्म बताया हुआ है। अब मैकेनिज्म आपको यहाँ एग्जाम में नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन समझना जरूरी था, इसलिए वो सब बताया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराए, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, शुष्क ईथर जिसको कहते हैं। तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, जब एल्काइल हैलाइड और सोडियम धातु के मिश्रण को देखिए हम लोग क्या कर दिए, गर्म कर दिए, तो यहां से क्या हुआ, NaX बनकर निकल गया, 2NaX हो जाएगा। अब यहां क्या हो गया, R और R मिल गया, और 2 एल्काइल ग्रुप मिलकर के एल्केन बना दिया। R और R मिलकर के एल्केन बन गया। इससे तो आप लोग सभी बच्चे परिचित हैं। इसका यदि एग्जाम्पल हम नहीं भी देंगे तो खुद से भी आप बना लेंगे, लेकिन हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आपको कहीं कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आप लोग ये तो मैंने हर बच्चे के जुबान पर होगा यह रिएक्शन, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल ले लें, R के जगह यदि हम लोग CH3 ले लें, X के जगह ClBr कुछ भी ले लें, यहां पर क्या है Na, फिर R के जगह CH3, X के जगह ClBr कुछ भी ले लें। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या होगा, ये निकल गया, NaCl बनकर निकल गया, NaCl बनकर निकल गया। ठीक है, और यहां पर ये दोनों CH3 जुड़ गया, या तो यहां R के जगह CH3 बैठाइए, नहीं तो 2 कार्बन है C2H6 जोड़ दीजिए, इथेन। इथेन यदि आप यहां पर 2 कार्बन वाला लेते तो ब्यूटेन बन जाता, यानी इथाइल क्लोराइड लेते तो ब्यूटेन बन जाता। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल की जानकारी पहले से भी थी, इसका नाम जरूर लिखिए, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा सा गौर करिएगा। ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के मिश्रण को गर्म करने पर एल्केन बनता है। देखिए लिखा हुआ है, शुष्क ईथर की उपस्थिति, शुष्क ईथर मींस ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड के 2 अणु को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, 2 अणु हम लोग एक साथ गर्म नहीं करते, अपने 2 अणु भाग लेता है। एल्काइल हैलाइड के 2 अणु को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर
अधिकतम कार्बन वाला, अधिकतम माने जो आपने लिया एल्काइल हैलाइड उससे अधिक कार्बन वाला, अधिकतम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है, जिसे वुर्ज अभिक्रिया कहते हैं। When two molecule of alkyl halide heated with sodium metal, two molecule of alkyl halide heated with sodium metal in presence of dry ether to form higher alkane, higher कहने का मतलब इसमें जितना कार्बन है उससे अधिक कार्बन वाला एल्केन, to form higher alkane, this reaction is known as वुर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका था माने वुर्ज रिएक्शन। इसका एग्जांपल तो और भी आप बना सकते हैं। अब वुर्ज रिएक्शन ही मेन आपके लिए जरूरी है, लेकिन इसी पर आधारित दो और जरा सा हम आपको समझा देते हैं, इसी पर आधारित दो और हम समझा देते हैं। वुर्ज रिएक्शन समझ गए? आइए स्क्रीनशॉट करवा देते हैं, पहले देख लीजिए। ठीक है, एक और आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ें। एक होता है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन किसको कहेंगे, इसको समझ लीजिए। वुर्ज फिटिंग रिएक्शन किसको कहेंगे, इसको समझ लीजिए। देखिए, लैंग्वेज खुद से उसी तरह से बैठा लीजिएगा, हम बता देंगे अभी तुरंत। ये मान लीजिए कि एरोमेटिक हैलाइड है, एरोमेटिक हैलाइड है ना, बेंजीन का हैलाइड है। चलिए, जैसे क्लोरोबेंजीन है, हेलोबेंजीन है, कुछ भी है, और इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ गर्म करिए। एक एरोमेटिक हैलाइड ले लीजिए और एक एलिफेटिक हैलाइड ले लीजिए, एक एलिफेटिक हैलाइड ले लीजिए, और ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। ड्राई ईथर की उपस्थिति में इसको क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए। और जब ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करिएगा तो क्या होगा, ये निकल गया, क्या बन गया, NaX का 2 अणु बन गया। अब यहां क्या, ये R आकर के बैठ गया, R आके बैठ गया, तो एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन बन गया। बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो एल्काइल बेंजीन। तो फिर समझिए, ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हेलो एरीन या हेलो बेंजीन, हेलो एरीन टर्म इसलिए बोले कि यहां एल्काइल बोलते हैं, तो एरोमेटिक को हम लोग एरीन भी बोलते हैं। जब हेलो एरीन तथा एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, जब हेलो एरीन तथा एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलो एरीन तथा एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है, तो एल्काइल बेंजीन बनता है, एल्काइल बेंजीन बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि यहां पर हम लोग क्या करें, मान लीजिए कि यहां हेलो ग्रुप की जगह क्लोरीन ले लिए, तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, और सोडियम धातु के साथ इसको गर्म करेंगे, लेकिन यहां पर ले लिए मान लीजिए मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड की जगह मिथाइल क्लोराइड। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको गर्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां से NaCl बनकर निकल जाएगा। हम जान रहे हैं, आप लोग प्राय बच्चे जान रहे हैं, आप लोग मैक्सिमम बच्चे देखिए चैट पर लिख रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो देखिए, हम तो पहले रियल में वुर्ज फिटिंग रिएक्शन या वुर्ज रिएक्शन हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, और तब एग्जाम्पल में यह दिखाएंगे, एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा परफेक्ट रहेगा। डायरेक्ट हम लोग मैंने ये नहीं देंगे, एग्जाम्पल नहीं देंगे। तो यहां देखिए क्या हुआ, NaCl बनकर निकल गया और ये CH3 आकर के बैठ गया। तो एल्काइल बेंजीन में यहां पर जब CH3 बैठ गया तो मिथाइल बेंजीन बन गया, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया बेंजीन, जिसको आप टोल्यूइन भी कहते हैं। मिथाइल बेंजीन यानी टोल्यूइन बना। तो देखिए, जब हेलो एरीन तथा एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्काइल बेंजीन बनता है। ये रिएक्शन कहलाता है वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये वुर्ज फिटिंग रिएक्शन कहलाता है। इससे पहले वाले में दोनों अणु था एल्काइल हैलाइड का ही। जब एल्काइल हैलाइड का 2 अणु को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, एल्केन बनता है, यानी यहां भी वही चीज हुआ, उसी ढंग का रिएक्शन हुआ, लेकिन इस रिएक्शन को कहा जाता है वुर्ज रिएक्शन। लेकिन वुर्ज फिटिंग, इसमें क्या, ये आकर के इस पर फिट हो गया, ये आकर के इस पर फिट हो गया, इसलिए इसको वुर्ज फिटिंग कह दिया। इसमें क्या होगा, हेलो एरीन तथा एल्काइल हैलाइड को
ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ गर्म किया जाता है तो एल्काइल बेंजीन बनता है, जिसको हम लोग कह देते हैं क्या, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो मेन है वुर्ज रिएक्शन, लेकिन हम वुर्ज फिटिंग उसी ढंग का इसलिए बता दे। एक और बता देते हैं फिटिंग रिएक्शन, ये भी आपको पढ़ा हुआ, सब आप लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़े हैं। एक और जान लीजिए फिटिंग रिएक्शन, एक और जान लीजिए फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन तीनों में थोड़ा थोड़ा का अंतर है। वुर्ज रिएक्शन में दोनों एल्काइल हैलाइड का अणु होगा RX, और फिटिंग रिएक्शन में क्या होगा, दोनों एरोमेटिक हैलाइड का अणु होगा। एरोमेटिक हैलाइड का ही दो अणु होगा, एरोमेटिक हैलाइड का ही दो अणु होगा। जैसे ये एरोमेटिक हैलाइड है ना, हेलो एरीन, हेलो हेलो एरीन का दो अणु है। बस सोडियम धातु के साथ इसको गर्म कर दीजिए ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में इसको गर्म कर दीजिए। बस क्या होगा बताइए, निकल गया। अब यहां क्या हो गया बोलिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बॉन्ड यहां खाली हुआ तो इसको हम लोग यदि इस तरह से दिखा दें तो इधर इसका बॉन्ड खाली, यहां से भी अक्सर इसका, तो ये दोनों ही आपस में जुड़ गया, दोनों ही आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। डाइफिनाइल, दोनों फिनाइल ग्रुप जुड़ गया, है ना, डाई फिनाइल, सामान्य बोलचाल में आप बोल सकते हैं डाइफिनाइल। तो ये जो कंपाउंड बना, तो यह रिएक्शन कहलाया फिटिंग रिएक्शन। तो बस वुर्ज रिएक्शन के तरह वहां पर क्या था, RX था, एल्काइल हैलाइड का दो अणु सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर जब एल्केन बनाता था तो वह था वुर्ज रिएक्शन। और जब हेलो एरीन का दो अणु सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो वह कहलाएगा, माने वह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिटिंग रिएक्शन। तो तीनों का लैंग्वेज आप यहीं से लिख सकते हैं। ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड के दो अणु को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर अधिकतम कार्बन वाला एल्केन बनता है, जिसे वुर्ज रिएक्शन कहते हैं। अब इसी में लिख सकते थे ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड एवं, एल्काइल हैलाइड का दो अणु नहीं तो एक अणु लिखिए, नहीं भी लिखिएगा तो ऐसे एल्काइल हैलाइड एवं हेलो एरीन, ठीक है, के अणु सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर, ठीक है, तब लिख देंगे ऐसे, तब इस तरह अधिकतम कार्बन वाला नहीं लिखेंगे, तब इस तरह से लिख देंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में या शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एरीन तथा एल्काइल हैलाइड के अणु सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कर एल्काइल बेंजीन बनाता है। तो वो हो गया वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। और यहां पर लिख देंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में हेलो एरीन के दो अणु को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर डाइफिनाइल बनता है, वो फिटिंग रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वुर्ज रिएक्शन पर आधारित तीन रिएक्शन था, तीनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, सबका भाषा भी अपने से लिख सकते हैं, सुन भी लिए लैंग्वेज, आप भाषा अपने से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था। अब चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्या यहां तक में कोई दिक्कत है बताइए, यहां तक में दिक्कत है तो बताइए, जरा जल्दी से बताइए, बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। इन सभी को आप तैयार करते, जब मेन वुर्ज रिएक्शन दिमाग में रखिएगा, लेकिन ये फिटिंग है, इससे पहले वुर्ज फिटिंग था, और वुर्ज अलग है, वुर्ज अलग है, वुर्ज फिटिंग अलग है और फिटिंग अलग है, लेकिन मेन वुर्ज रिएक्शन एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करेंगे तो एल्काइल हैलाइड का दो अणु आपस में जुड़ करके क्या बनाएगा, एल्केन, अधिक कार्बन वाला एल्केन बनाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। चलिए यहां तक जब हो गया तो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अभी आज हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, केनिजारो रिएक्शन, बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला दो एल्डिहाइड आपस में जुड़ेगा, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में और दूसरे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, तो वह कहलाएगा केनिजारो रिएक्शन। दूसरा हम लोग पढ़े वुर्ज रिएक्शन, सोडियम धातु के ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है, वो कहलाया वुर्ज रिएक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। क्या है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। देखिए ये कार्बाइल एमीन रिएक्शन जो है, ये प्राइमरी एमीन का जांच बताता है, प्राइमरी एमीन का जांच बताता है, इससे सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन की अभिक्रिया नहीं करा सकते। सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन यह जांच नहीं देता है,
लेकिन प्राइमरी एमीन जांच देता है। ये आप लोग हाल फिलहाल हम लोग कन्वर्सन में भी सबसे अंतिम में शायद इसी का चर्चा किए थे, कन्वर्सन में भी पढ़े हैं, और जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़े थे तो वहां भी पढ़े हैं। तो फिर से हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन एक बार देख लेते हैं। कार्बाइल एमीन रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। क्या है कार्बाइल एमीन रिएक्शन? प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन कोई भी ले लीजिए, प्राइमरी एमीन जिसको आप 1 डिग्री एमीन कहते हैं, है ना, तो ये प्राइमरी एमीन है। आप याद करिए कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया किससे कराते थे? क्लोरोफॉर्म और या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते थे। लेकिन ये कैसा सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? अल्कोहलिक था, इथेनॉलिक सॉल्यूशन में, इथेनॉल के सॉल्यूशन में ये घोला हुआ था। तो अल्कोहलिक यहां पे यदि लिख देते हैं अल्कोहलिक या यहां अल्कोहलिक, इथेनॉलिक भी लिखिएगा तो और अच्छी बात, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे, इस प्राइमरी एमीन में क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला करके क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। और जब गर्म कर देंगे तो क्या क्या पढ़े थे? इसका 3 अणु भाग लेता है। क्यों 3 अणु भाग लेता है? यहां पर क्लोरोफॉर्म में 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन हटाने के लिए यहां पर 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन लेकर के हट जाएगा। कुछ याद करिए, 3KCl बनकर निकला, 3KCl बनकर के निकल गया। अब देखिए यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन यहां बचा 3 और ऑक्सीजन भी 3 है। यहां भी हमारे पास हाइड्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन टोटल कितना है? 2 1 3 और 3 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन है, तो 3H2O बनकर निकल गया। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन जल बनकर निकल गया। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही प्राइमरी एमीन में 1 डिग्री एमीन में क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH या अल्कोहलिक NaOH मिला करके गर्म करिएगा, थोड़ा फतफताहट टाइप का होगा और बड़ा ही अनप्लीजेंट ऑर्डर आएगा, फॉल स्मेल आएगा, अनप्लीजेंट गंध आएगा, बड़ा गंदा बदबू करेगा। जैसे देखिएगा गंदा बदबू हुआ यानी रिएक्शन सफल हो गया। क्या बना बता रहे हैं, आप पढ़े हुए हैं। जब प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया यानी प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा अल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो प्राइमरी एमीन में क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH या NaOH मिला करके गर्म कर देंगे, तो जब बदबू आने लगेगा तो समझ जाइएगा कि वो बदबू कार्बाइल एमीन का है, जिसको आप लोग आइसोसाइनाइड भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड भी कहते हैं। तो ये कार्बाइल एमीन बन जाएगा। देखिए कैसे कार्बाइल एमीन, RN, और यहां पर क्या बचा आप ही बता दीजिए? 3 क्लोरीन 3 पोटेशियम, 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन हट गया, 3 ऑक्सीजन, सिर्फ यहां बचा कार्बन, वो कार्बन आकर के इससे जुड़ गया। RNC क्या बन गया? ये बन गया एल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल एमीन, एल्काइल कार्बाइल एमीन, सुने हुए कार्बाइल एमीन। तो एल्काइल कार्बाइल एमीन या एल्काइल आइसोसाइनाइड बना। तो ये सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही यह अभिक्रिया दिखा सकता है, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन यह अभिक्रिया नहीं दिखाता है। तो ये 1 डिग्री एमीन का जांच भी है, कभी कभी पूछ देगा 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में कैसे पहचानेंगे कौन 1 डिग्री एमीन है? तो बस कार्बाइल एमीन रिएक्शन करा दीजिएगा। जब देखिएगा कि बदबू होने लगा तो समझिएगा कि वो कार्बाइल एमीन बनाया। तो हम लोगों को यही पढ़ना था। इसका एग्जाम्पल जरूर देना होगा, एग्जाम्पल। तो हम लोग दोनों एग्जाम्पल ले लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे एलिफेटिक वाला, एक ले लेंगे एरोमेटिक वाला ले लेंगे। मान लीजिए R के जगह आप C2H5 ले लिए, CS3 ले लीजिए, ठीक है, C2H5 ही ले लीजिए, क्या दिक्कत है? C2H5 इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, CS3 लीजिएगा मिथाइल एमीन। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दीजिए, बस वही होगा। 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन लेकर के हटा 3KCl। अब क्या हो गया भैया? 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन, 2 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन जल बनकर निकल गया, 3H2O। और इधर क्या हो गया बच्चों? यहां पर जो C2H5 है, इसके साथ N तो जुड़ा हुआ है और ये कार्बन आकर के बैठ गया, तो बन गया इथाइल कार्बाइल एमीन, इथाइल कार्बाइल एमीन।
इथाइल एमीन या इथाइल आइसोसाइनाइड। सिर्फ इसके मिश्रण को क्या करना पड़ा, गर्म करना पड़ा, गर्म किए तो इथाइल कार्बाइल एमीन, है ना, या मिथाइल एमीन लेते तो मिथाइल कार्बाइल एमीन या मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाता। लेकिन ये जो हुआ, यह जो हुआ, यदि हम लोग यहाँ पर R के जगह C2H5 लिए या CH3 लिए, तब यदि हम लोग कोई एरोमेटिक ले लें तब, ये भी आपका पढ़ा हुआ है, मान लीजिए यह है एनिलीन, एनिलीन इसी को कहते हैं ना, 1 डिग्री एमीन तो यह भी है एनिलीन, और एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH या KOH का अल्कोहलिक सॉल्यूशन से करा दीजिए, इसके साथ गर्म कर दीजिए, अल्कोहलिक होना चाहिए। तो क्या निकल गया 3KCl। अब क्या होगा बच्चों, यहां पर से 3H2O निकल जाएगा, और यहां क्या हुआ बोलिए, एकदम स्थिर मूड में देखिए, पहले यहां N बचा और यहां पर से ये कार्बन आकर के बैठ गया, है ना, तो क्या बन गया बोलिए, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो फिनाइल है, NC को आइसोसाइनाइड या फिनाइल कार्बाइल एमीन या आइसोसाइनाइड भी बोल सकते हैं, फिनाइल कार्बाइल एमीन बन गया। ठीक है, तो ये भी तो आपका आइसोसाइनाइड बना। तो प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन से 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एक फॉल स्मेल आता है, एक अनप्लीजेंट स्मेल आता है, अनप्लीजेंट ओडर आता है, गंदा बदबू करता है, तो समझ जाते हैं कि कार्बाइल एमीन बना। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं अल्कोहलिक इथेनॉल के सॉल्यूशन में इसको मिलाते हैं, तो खैर अल्कोहलिक पे बोलिएगा चलेगा। 1 डिग्री एमीन को क्लोरोफॉर्म एवं अल्कोहलिक NaOH या KOH के साथ गर्म करने पर कार्बाइल एमीन बनता है, जिसे कार्बाइल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। बस लिखा हुआ, when 1 degree amine heated with chloroform and alcoholic NaOH or KOH, then carbyl amine is obtained and this reaction is known as carbyl amine reaction। बस यही है, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको लेना है ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लिए। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यह रिएक्शन कौन नहीं देता, कभी ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दे तो हम लिख देते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन, या नहीं देता है सेकेंडरी और 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन डज नॉट रिप्रेजेंट दिस रिएक्शन। यह रिएक्शन 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन नहीं दिखाएगा। ये दिमाग में रखना है, सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव में कभी यदि जरूरत पड़ जाए को मदद करेगा और कुछ नहीं। चलिए ये हो गया होगा, स्क्रीनशॉट तो आपका हो ही चुका है, यदि लेना है फिर से तो ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज का भी करवा देते हैं, जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। हो गया, चलिए बहुत अच्छा। आइए, ये इसका एक एग्जाम्पल और दिए हैं, इसको एग्जाम्पल नंबर 1 कर दीजिए, इसको एग्जाम्पल नंबर 2 कर दीजिए, और क्या। चलिए वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट की ओर चलें, नेक्स्ट की ओर चलें। आइए देखिए देखिए इधर देखिए, इधर देखिए। चलिए अब एक और कम से कम ले लें, एक और ले लेते हैं, क्योंकि आप जल्दी जल्दी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। गेटरमैन कोच रिएक्शन, नेक्स्ट क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन। देखिए इस रिएक्शन को हम लोग कभी बोल देगा तो ये लिख सकते हैं फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं, इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन भी कह सकते हैं। कभी बोल दे कि बेंजीन का फॉर्माइलेशन करने से क्या होता है। फॉर्माइलेशन मींस फॉर्माइल क्लोराइड से रिएक्शन, फॉर्माइल क्लोराइड जानते हैं रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है, तो बस फॉर्माइल क्लोराइड से अभिक्रिया करवा दीजिए, देख लेते हैं करवा के, तो वही कहलाएगा फॉर्माइलेशन रिएक्शन, फॉर्माइलेशन रिएक्शन कहलाएगा। आइए देखिए कैसे कराएंगे, ये कुछ नहीं है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये देखिए पहले
बेंजीन से तो परिचित हैं, बेंजीन तो खैर आप लोग आराम से समझते हैं, ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन में कुछ नहीं करना है, बेंजीन ले लीजिए और अनाद्र एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया आप करा दीजिए, या तो एरो पर लिखिए या नहीं तो चलिए इसको हम इधर ही हटा के लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करा दीजिए। कार्बन एनहाइड्रस यहां लिए क्या, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या नहीं तो क्यूप्रस क्लोराइड। यहां कोई मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ आप थोड़ा सा समझ लीजिए बस हो जाएगा। जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। तो यहां देखिए एसिडिक मीडियम उत्पन्न किया HCl मिला करके, ठीक। और यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आता, देखिए फॉर्माइलेशन नाम क्यों पड़ा, ये दोनों को मिला दीजिए तो देखिए बन जाएगा HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड। तो ये भी बोल सकते हैं फॉर्माइल क्लोराइड भी क्या होता है, जब टूटता है तो बस कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में रूम टेम्परेचर पर ही टूट जाता है, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल होता है। तो या तो बोलिए फॉर्माइल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये दोनों प्राप्त होगा, या नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl मिला करके दे दीजिए, बात वही हुआ। तो यहां पर बेंजीन रिंग में सब जगह तो कार्बन पर हाइड्रोजन है, बेंजीन रिंग में हर पॉइंट पर, यहां पर भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहां भी सब जगह छिपा है। एक जगह पर जहां पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वहां कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रुप आकर के जुड़ गया, CO ग्रुप आकर के जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ, CO ग्रुप हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। और या तो बोलिए यदि फॉर्माइल क्लोराइड से करवाए तो ये टूटा कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में, और HCl अलग रह गया, HCl ज्यों का त्यों रह गया और इसका कार्बन मोनोऑक्साइड आकर के बैठ गया। तो दो तरह से इसको बोल सकते हैं, या तो बोले बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl से कराने पर, या बोलिए बेंजीन की अभिक्रिया फॉर्माइल क्लोराइड से कराने पर, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, बेंजीन में एल्डिहाइड जुड़ गया, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड बन गया, बेंजल डिहाइड बन गया, ठीक है। और चूंकि यहां फॉर्माइल क्लोराइड से बेंजीन रिएक्शन किया इसलिए इसको फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, इसीलिए इस रिएक्शन को फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl, और नहीं लिखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl, रियल में ये आया कहां से कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, फॉर्माइल क्लोराइड से। तो यदि नहीं लिखिएगा तो लिखिएगा फॉर्माइल क्लोराइड से कराने पर बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है, और ये गेटरमेन कोच रिएक्शन कहलाता है। यही रिएक्शन क्या कहलाता है, गेटरमेन कोच रिएक्शन। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड बेंजीन रिएक्ट विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl टू फॉर्म बेंजल डिहाइड, यही कहलाता है गेटरमेन कोच रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो हम लोग आज 4-5 नेम रिएक्शन पढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिए, PDF भी चले जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। और WhatsApp पर हम अपने बच्चे को भी अभी नहीं भेज रहे हैं, ताकि आप लोग सभी बच्चे एक समान, हम हर बच्चे को एक समान ही देख रहे हैं। एक सेकंड बच्चों, हम हर बच्चे को समानता देखते हैं। हाँ यही है कि कुछ बच्चे अब एग्जाम के करीब में भी ऐप से जुड़ना चाहता है, तो ऐप से पीछे का वीडियो देखने के लिए तो हम जुड़वा देंगे, ये जो छुट्टी है ना, ये जो छुट्टी है इसमें हम जुड़वा देंगे, अब रह गए जरूर जुड़वा देंगे, ये हम आपको इतना सब बोल रहे हैं। लेकिन अब फिर नया बच्चा आ जाता है, हम पिछले संडे को सब लगभग जोड़ दिए, लेकिन फिर नया बच्चा आ जाता है, सर प्लीज हमको जोड़िए। कितने को जोड़ते रहेंगे, आप कहीं कहीं पढ़ ही रहे थे, अब सब अभी हम ही पर भरोसा करिएगा तो होगा तो नहीं। 3200 से ऊपर हम बच्चे को जोड़ चुके हैं। कितने बच्चे को जोड़े बच्चों, बोलिए। अब आइए जरा सा, तो इसका PDF चले जाएगा और स्क्रीनशॉट भी इसीलिए करवा दिए। क्या है कि हम आज मौजूद नहीं हैं, जिसके कारण ये रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया, लेकिन हम क्लास रिकॉर्ड करके ही मैंने आए आज, ताकि हम किस काम से आए हैं वो नहीं बोल सकते, लेकिन आपके काम से आए। हमारे बच्चे समझ जाते हैं, आप भी समझ जाइएगा, आपको फायदा होगा, बस इतना सा ही हम बोल सकते हैं। जुड़े रहिए, हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। सब चीज ऑनलाइन में डिक्लेयर नहीं किया जाता, आपको एग्जाम के बाद समझ में आएगा कि किस टीचर के द्वारा आपको क्या बेनिफिट हुआ, वो आपको समझ में एग्जाम के बाद आएगा, अभी नहीं बोल सकते हैं। आप सिर्फ इतने समझ लीजिए कि हम इसलिए बाहर निकले हैं
कि हम आपके काम के लिए बाहर निकले, इतना सा ही बोल रहे हैं। ठीक, अब आपको करना कुछ नहीं है, इस क्लास को भी रिवाइज करिएगा, पीछे से भी 2 क्लास हो चुका है नेम रिएक्शन का, टोटल को एक जगह जमा करके उसको नोट करके समझ करके, अदर सब्जेक्ट को भी उतना ही ध्यान देना है। प्लस आपको अब बहुत ज्यादा 16 घंटा 17 घंटा नहीं पढ़ना, 8 घंटा 9 घंटा बहुत हो गया, माइंड को रिलैक्स भी देना है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी चल रहा होगा उसको भी दीजिए। ठीक है, सब अच्छा से एग्जाम दीजिए, जम के खाइए पीजिए, स्वस्थ रहिए। सबसे बड़ा प्रायोरिटी देना है कि आपके शरीर पर कोई असर नहीं पड़े, हेल्थ पर कोई असर ना पड़े, एकदम स्वस्थ रहना जरूरी है। खाइए पीजिए, थोड़ा माइंड को फ्रेश रखिए, एंजॉय भी करिए, सिर्फ भोजपुरी नहीं देखिएगा, माइंड इधर उधर भागेगा। ठीक है, यानी मोबाइल से ज्यादा डिस्टेंस ही बना के रखना है, अभी सिर्फ क्लास भर ही मोबाइल, और उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी करिए। ठीक, तो चलिए आज का क्लास इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास, यदि हम कल अवेलेबल होंगे तो कल ले लेंगे आपका क्लास, यदि नहीं अवेलेबल रहे तो अगला क्लास परसों होगा ही होगा। ठीक है, ये गारंटी है, इसमें आप हतोत्साहित नहीं होगा, क्योंकि हम आपके काम से ही हटे हैं। बाद में नहीं बोलिएगा सर रेगुलर लीजिए, जो कुछ बच्चे लिख देते हैं। और क्लास यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, नए बच्चे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और प्लीज कमेंट जरूर लिखा कीजिए, हमको थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है, हमको भी अच्छा लगता है कि आपको जो हम पढ़ाए तो सेटिस्फैक्ट्री क्लास हुआ या नहीं हुआ। प्लीज कमेंट जरूर किया कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।